मैंने आपको स्टार्टिंग में जो डाइपोल मोमेंट की एप्लीकेशन में जो पहली हेडिंग डाली वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर, जिसके लिए आपको क्या क्या स्टार्ट में रखना है ध्यान कि आपको वेक्टर ड्रॉ करने होते हैं। अब वेक्टर्स ड्रॉ करते समय दो बातें याद रखनी है। वेक्टर ऑलवेज टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, अवे फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो आप वेक्टर ड्रॉ करते समय ये दोनों बातों को ध्यान रखें। फिर अगर वेक्टर कैंसिल हो रहा है, डाइपोल मोमेंट अगर जीरो है तो हम उसे नॉन पोलर बोलते हैं, एंड नॉन जीरो है तो उसे हम पोलर बोलते हैं। ऐसा आप ऑलरेडी लिख चुके हो, ठीक है। तो क्या है CO2, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हमारा जो वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स ऑक्सीजन हो गया। इधर भी ऑक्सीजन, ये हो गया। अब आप बताइए वेक्टर कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। हो रहा है ना। तो अगर हो गया तो डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया और ये नॉन पोलर हो गया। इज इट क्लियर गाइस? समझे? बाकी के स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए, आप एक बार जरा ट्राई कर लीजिए फटाफट से। अब एक बार ट्राई करिए, नहीं तो मैं करके बताता हूँ।
इस कर पाए? हाँ सर, हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड का क्या आया है? नॉट इक्वल टू करेक्ट। थर्ड का? इक्वल टू 0। परफेक्ट। देन आफ्टर? चेक करिए आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। सर वो CH4 वाला समझाओ। और देख लीजिए, मैं CH4 समझा देता हूँ। सर लास्ट सेशन के एंड में हम लोग ने आपने 4 और मॉलिक्यूल्स दिए थे होमवर्क के लिए। कौन से? NF3CH2 CH3Cl और CCl4। ये बना दिए ना मैंने। सर मुझे CH3Cl में डाउट है। CH3 से ठीक है। देखिए, क्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि हाइड्रोजन की एनर्जी बहुत कम है, इसलिए कैंसिल नहीं हो सकते। अगर कैंसिल नहीं होंगे नॉन जीरो हो जाएगा। अब देखिए CH4 कहाँ बना है, ये रहा। इसको समझना थोड़ा सा आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि 3D इमेज है। देखिए CH4 जो है ना, उसके 3 तो हाइड्रोजन इस तरीके से हैं और एक हाइड्रोजन तरीके से, ऐसा अरेंजमेंट होता है।
दिख रहा है आपको? इसके लिए कैंसिल हो जा रहा है। CCl4 भी सेम केस है। तो इन तीनों का मीन डाउनवर्ड और इसका अपवर्ड, इसके लिए वो कैंसिल हुआ। तो CCl4 और मीथेन, मैं इरेज करूं, आगे का बताता हूं। ये कंपैरिजन में आपको बताते हैं। अब क्या आपको कंपेयर करना है, अभी तक आप बताते थे जीरो है कि नॉन जीरो। अब क्या आप कंपेयर करिए, जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा और किसका कम होगा, लेस देन ग्रेटर देन क्या भी। हाँ, हुआ। अब तो वॉइस ब्रेक हो रहा है।
गाइस ट्राई किया? स्टार्ट करें? यस सर। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स हैं। अगर डिफरेंट एटम्स हैं तो डाइपोल मोमेंट इज जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम इसी का आंसर मैच किया? यस सर। वेरी गुड। अब अगर एक ही तरीके के एटम्स हैं और उनका नंबर बढ़ रहा है, फाइन, तो डाइपोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। जितने ज्यादा होंगे उतना कम डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। आपने निकाल के देखा था CCl4 का 0 था। NH3 NF3 वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, जरा अच्छे से इसको समझ लें। देखो ये लोन पेयर भी है, तो बिकॉज ऑफ लोन पेयर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हो। नाइट्रोजन और फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बिकॉज ऑफ फ्लोरीन ये होगा। यहाँ नाइट्रोजन की वजह से यहाँ होगा। तो आप अगर अमोनिया का ओवरऑल देखो तो दिस इज μ1 प्लस μ2 एंड इन NF3 μ1 μ2। अभी का ज्यादा लग रहा है? mu1 plus mu2। यार हो गया। इसी तरह ये दोनों का अगर आप फॉर्मूला निकालेंगे तो सेम फॉर्मूला देखो, C2H2Cl2 है, पर स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। तो सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं इसको? सेम फॉर्मूला विद स्ट्रक्चर आइसोमर्स बोला जाता है। सुना है कि नहीं सुना आपने? यस सर सुना। तो ये आइसोमर्स है। अगर दो ग्रुप आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड में है उसे हम सिस बोलते हैं। ओके, हम उसे सिस मतलब सेम साइड, ट्रांस ऑपोजिट साइड। तो अभी बताइए किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, सिस का कि ट्रांस का? सिस। ये भी आइसोमर्स हैं। इन आइसोमर्स की तरह नेमिंग समझ लीजिए, जैसे यहाँ सिस और ट्रांस यूज किया गया है, वैसे ही अगर आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप एट 60 डिग्री है, 120 डिग्री है और 180 डिग्री है, तो 60 डिग्री अगर होते हैं तो हम उसे ऑर्थो बोलते हैं और O से रिप्रेजेंट करते हैं। 120 होता है तो मेटा बोलते हैं, इनसे रिप्रेजेंट करते हैं। 180 होता है तो पैरा बोलते हैं और पी से अरेंज करते हैं। अब देखिए पहला वाला ऑर्थो है कि नहीं? आपको बॉन्ड एंगल दिख रहा है? बताइए किसका सबसे ज्यादा होगा? बोलिए, ऑर्थो मेटा पैरा में किसका ज्यादा होगा? मेटा। नहीं बेटा, आप लोग ने वेक्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये है फॉर्मूला वेक्टर निकालने का। अब देखिए ये सिर्फ cos थीटा पे डिपेंड करता है। mu1 mu2 तो सब सेम है CL से, तो cos थीटा बताइए, cos 60 ज्यादा होता है कि cos 180 ज्यादा होता है? 180 तो 0 हो जाता है ना? इसके बाद अगर आपको आयनिक कैरेक्टर कंपेयर करना है तो एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट अपॉन थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट इनटू 100 वेरी कॉमन। सर वो NH3 और NF3 वाला नहीं समझा मुझे।
देखिए लोन पेयर्स की वजह से डायरेक्शन अपवर्ड होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। Yes, तो sir. पहला वेक्टर दोनों v1 अपवर्ड दिखाया। फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? Hydrogen. हाइड्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इसीलिए देखो टुवर्ड्स नाइट्रोजन दिखा दिया, तो NH3 में ऐड हो गया। बट इन ऑफ NF3 फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गया। अब आप सम करिए, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्ट होगा, सेम डायरेक्शन है तो प्लस होगा। Okay, sir. सर वो ट्रांस दिखा है ना कहाँ पे? डी वाले में, सी वाले में, डी सी वाले बोल में। रहे हो ना? ट्रांस, हाँ ट्रांस ऑपोजिट साइड। Done, sir. Done, sir. सबका हो गया? ठीक है मेरे सर वो न्यू एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाय क्या लिखा है? एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट अपॉन थ्योरेटिकल।
देखिए ध्यान से फिर लिखिएगा। इट्स नॉट अ ट्रू बॉन्ड। हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा कि बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है। यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इट्स एन अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ऑफ पीरियोडिक टेबल में कौन कौन आता है? तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आता है। सिर्फ 3 ही एटम्स हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय 3 डॉटेड लाइंस, वो अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, समझेगा। कंडीशन COND मैंने लिखा, कंडीशन है हाइड्रोजन शुड बी डायरेक्टली लिंक्ड विद फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। डायरेक्टली लिंक का मतलब क्या है, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ा है, यहाँ पर हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो अगर ऐसा है तो ही पॉसिबल होगा। इट ऑल्टर्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम इसे क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है। मैंने सॉलिबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सो मेनी अभी आगे हम डिस्कस करेंगे उसे। अगर स्ट्रेंथ कंपेयर करना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखो फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनाएगा। फिर वाटर, फिर अमोनिया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप्स की है, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। मैं सब डिटेल में डिस्कशन करूंगा, आप कॉपी कर लीजिए। तो क्लोरीन भी तो बनाते हैं। हाँ जी,
सर वो कंडीशन का मतलब क्या है? तभी शो करता है क्या मतलब? सर सर क्या बोल रहे हैं? सर कंडीशन का मतलब क्या है वहाँ पे? सर मतलब ट्रू बॉन्ड तभी शो करता है। क्या चीज? हेलो अच्छा नहीं, सर। क्या पूछ रहे हैं? सर वो कंडीशन मतलब मीनिंग क्या है वहाँ पे मतलब? अभी मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा, अभी अप्लाई करके दिखाऊंगा, वो सब चीजें डिटेल में बताता हूँ, आप कॉपी करेंगे। चलिए आपने क्या लिखा है द फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक सेलिब्रिटी, उसके फर्स्ट वर्ड सर। सेलिब्रिटी, बॉइलिंग पॉइंट, ईटीसी। नहीं सर, हाँ उसका फर्स्ट वर्ड सर, स्ट्रेंथ के ऊपर वाला, स्ट्रेंथ के ऑल्टर ऊपर द वाला। फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑल्टर ओके ऑल्टर सर। मतलब चेंज करना। Done, sir. आपका हो गया? यस सर। सवाल डन सर।
देखिए जरा, बॉन्ड बिटवीन टू और मोर देन टू सिमिलर और नॉन सिमिलर मॉलिक्यूल। अगर दो सिमिलर या नॉन सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर। अगर ऐसा हुआ तो ये बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर सकता है, विस्कोसिटी को इंक्रीज कर सकता है, सेलिबिलिटी को इंक्रीज कर सकता है। अब देखिए, आप पूछ रहे थे कि कैसे होगा, तो HF combined with another molecule of HF, combined with another molecule of HF, इस तरह HF combine कर रहा है। ये डॉटेड लाइंस दिखाई है मैंने जो हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। HF पूरी केमिस्ट्री में ऐसा है जो दो डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। आप ध्यान से देखिए, ये लीनियर है और ये नॉन लीनियर है। लीनियर वाला वेपर फेज में होता है और नॉन लीनियर वाला सॉलिड फेज में होता है। एग्जिस्ट इन मिनिमम डायमेरिक स्टेट, मतलब अगर कहीं पे लिखा हुआ है इस तरीके से H2F2 और HF, तो आप याद रखिएगा ये रॉन्ग है, ये सही होगा। क्यों? इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो कभी अकेला रहता ही कम से कम दो से तो कंबाइन करेगा, मिनिमम टू, मैक्सिमम नो लिमिट। इसी तरह वाटर को अगर हम देखें तो ये देखो वाटर का स्ट्रक्चर दिखाया है, इसका ऑक्सीजन कंबाइन विद द हाइड्रोजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, सेम हियर, ऑक्सीजन कंबाइन विद द हाइड्रोजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, ऑनवर्ड्स ऑनवर्ड्स ऑनवर्ड्स। इसमें पूछा जाता है कि एक मोल से कितने मोल्स कंबाइन कर सकते हैं मैक्सिमम, तो 4 मोल्स मैक्सिमम कंबाइन कर सकते हैं। फिर अमोनिया दिखाया है, नाइट्रोजन कंबाइन विद हाइड्रोजन, नाइट्रोजन कंबाइन विद हाइड्रोजन, ऑनवर्ड्स ऑनवर्ड्स। बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये एसिटिक एसिड है, आप जानते हैं, कॉमन विनेगर जिसे बोलते हैं, ये मिनिमम 2 मोल्स के साथ कंबाइन रहता है। स्ट्रक्चर देखो, जो ब्लैक मार्कर से दिखाया है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 मोल्स कंबाइन है। 2 मोल्स को डाइमर बोलते हैं, डाइमर। चलिए कॉपी आगे एप्लीकेशन बताते हैं। सर वो सॉलिड में चेन स्ट्रक्चर हो जाता है। हाँ, चेन नहीं, जिगजैग बोलिए।
सर आप प्लीज डॉटेड लाइंस वाला पार्ट फिर से रिपीट कर सकते हैं? कौन सा? डॉटेड लाइंस वाला कि डॉटेड लाइंस के क्या सिग्निफिकेंस है? डॉटेड लाइंस रिप्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके थैंक यू अब देखिए सर। फर्स्ट पार्ट में जब चैप्टर स्टार्ट किया तो लिखा है वहां पे। हाँ ओके थैंक सर यू। फिर एन और एच में क्यों नहीं आपने किया? कंडीशन पढ़िए पीछे, ये बॉन्ड फॉर्म ही हाइड्रोजन और फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच होता है। अच्छा, सर वो ट्रू बॉन्ड होता है? नहीं, आप प्लीज पढ़िए, अभी अभी बताया मैंने। सर वो मतलब कंडीशन मतलब सर वो ट्रू बॉन्ड के लिए क्या होती है? प्लीज देखिए, अभी लिखा है आपने। सर वो 4 मोल लिंक विद 1 मोल वाला समझा नहीं। हाँ 1 मोल, वो 1 मोल वाटर 4 मोल के साथ कंबाइन कर सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर NH3 के केस में ऐसा कुछ नहीं है, मिनिमम मैक्सिमम मैक्सिमम। नहीं, सर वो फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ ही ट्रू बॉन्ड बनाता है। हाँ बस बस, इरेज करूं मैं? Done, sir. डन। Yes, sir.
देखिए जरा में था अमोनिया, एसिटिक एसिड, अल्कोहल, ग्लूकोज, ये सब वाटर सोल्यूबल हैं। बट ये वाटर सोल्यूबल क्यों है? क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। so this all because of हाइड्रोजन। पहला। दूसरा, विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। विस्कोसिटी पता है क्या होती है? फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड या फ्लूइड। फ्लूइड की लेयर में जो थिकनेस होती है, जैसे अगर मैं आपसे एग्जांपल में बात करूं तो वाटर और ऑयल, अगर आप इसको फ्लो कराएंगे तो ऑयल बहुत स्लो फ्लो करेगा, वाटर बहुत फास्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑयल क्यों स्लो है, तो आपके पास एक्सप्लेनेशन में क्या हो सकता है? बहुत डेंस है। तो जिसे आप बहुत डेंस बोलते हैं, उसे ही टर्म जो उसके लिए यूज होता है वो है विस्कोसिटी। तो आपको ये कंपेयर करना है एल्कोहल में और ग्लिसरॉल। इसका ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन होता है, इस कंपाउंड का नाम ग्लाइकॉल है। तो इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होगी? देखिए इसके पास एक ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, इसके पास 2 है, इसके पास 3। ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां होगी वहीं पर ज्यादा विस्कोसिटी। थर्ड आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, बट अमोनिया, वाटर और HF अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। तो अमोनिया की पोजीशन यहाँ पर है, वाटर की पोजीशन यहाँ पर है, क्लोरीन की पोजीशन यहाँ पर है। तो ये पोजीशन चेंज क्यों हुई है? तो फिर हम वही रीजन देंगे, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन। सर वो थर्ड पॉइंट फिर से समझ सकते हैं? बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आके वहां पर पोजीशन चेंज हो जाती है। अमोनिया यहाँ पर आ गया, वाटर यहाँ लास्ट में आ गया, HF लास्ट। तो जब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आएंगे।
हो गया गाइस? यस No, sir. करिए। सर वो आपने क्या लिखा है, बीपी ना? बॉइलिंग पॉइंट। Done. सबका हो गया? Yes, sir. Done. देखिए जरा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म विद इन अ मॉलिक्यूल, मतलब एक ही मोल इन्वॉल्व हो रहा है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी, मोस्टली इन ऑर्थो डेरिवेटिव्स। अभी आपको याद हो तो मैंने पीछे डाइवर फॉर्मूला बताया था, ऑर्थो मतलब एडजेसेंट पोजीशन पे होना चाहिए। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो इसका ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है,
तो इसे किसी और की जरूरत नहीं है, अपने आप कंप्लीट हो गया अपॉन स्टाफ। रीनू सर एक और बार समझाओगे सर? गाइस इरेज करूं?
चलिए जरा समझ लीजिए पोलराइजेशन क्या होता है। हम इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आयनिक कंपाउंड्स पे नोटिस करते हैं, जैसे डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये कोई आयनिक कंपाउंड है A+B, ठीक है, तो ये एनायन है और ये कैटायन है। अगर ध्यान से देखिएगा, एनायन हो या कैटायन हो, उसके शेल्स में तो इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, राइट। इन इलेक्ट्रॉन्स को ये पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसको खींचेगा, तो ये डिफॉर्म हो गया। अब देख पा रहे हैं एनायन का डिफॉर्मेशन। ड्यू टू दिस डिफॉर्मेशन, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स कैटायन। अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया। इस शिफ्टिंग की वजह से इसमें पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है, राइट। तो अब हम यही देख रहे हैं कि पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर कौन कौन से रीजंस बनते हैं, क्या फैक्टर्स होते हैं, उसे डिस्कस करें। तो पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन ऑफ आयन। जितना ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और कोवेलेंट अगर बढ़ेगा तो आयनिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब हम कंपेयर करने जा रहे हैं इनको। तो फैक्टर्स में पहला फैक्टर फैक्टर्स एक्सप्लेन बाय फजान, तो कॉल्ड फजान टू लॉ। जरा ध्यान से देखिए, अगर हम साइज ऑफ एनायन और बड़ा कर दें तो पोलराइजेशन या डिफॉर्मेशन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। हाँ, बढ़ेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। अब अगर हम कैटायन का साइज बड़ा कर दें तो डिफॉर्मेशन ऑफ एनायन कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। कम होगा। अगर हम चार्ज बढ़ा दें एनायन का, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। और अगर अट्रैक्शन बढ़ा, डिफॉर्मेशन कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा। डिफॉर्मेशन ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। हम बोल सकते हैं चार्ज ऑफ एनायन। अब अगर हम कैटायन का भी चार्ज बढ़ा दें तो अट्रैक्शन बढ़ेगा घटेगा? गाइस, अगर चार्ज कैटायन का बढ़ा दें तो अट्रैक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बोलिए। बढ़ेगा। तो चार्ज किसी का भी बढ़ाएंगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगा और डिफॉर्मेशन बढ़ेगा, बट साइज में केवल इनवर्स आता है। ये चार फैक्टर एक्सप्लेन बाय फजान्स। बट और भी हम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अगर हमें मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक बॉन्ड। थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक। सॉल्युबिलिटी वाटर में देखनी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक। सॉल्युबिलिटी ईथर में देखनी है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट। मैं अभी इन पे क्वेश्चंस आपको बताता हूँ, आप कॉपी कर लीजिए। सर बी वाला समझ। हाँ, बी वाला। क्या बी वाला? ये यस। ये कौन? मैंने कहा अगर मैंने एनायन का साइज बड़ा किया तो एनायन डिफॉर्म होगा। इसी तरह अगर आप कैटायन का साइज बड़ा कर दोगे तो इफेक्टिविटी तो कम हो जाएगी ना, अट्रैक्ट कम कर पाएगा। अभी अट्रैक्शन इसीलिए कर रहा है क्योंकि ये यस बहुत सर। छोटा है। तो ये बड़ा हो गया तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो डिफॉर्मेशन कम हो जाएगा। करिए कॉपी। ओके सर। सर आपने जो साइड में लिखे उसके रीजंस क्या है?
डन सर। सर 1 मिनट। डन। Yes, sir. इरेज कर दूं मैं? यस सर। चलो तो देखिए जरा एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ, फिर आप खुद से करेंगे। ये कंपाउंड है, आपको इसमें बताना है सबसे पहले कि पोलराइजेशन कंपेयर करने के लिए कौन सा फैक्टर लगेगा। तो अब देखिए एनाइन तो सेम है, तो एनाइन का चार्ज और साइज तो वेस्ट हो गया। अब आप कैटाइन को देखें तो कैटाइन का भी चार्ज सेम ही आने वाला है, तो ये भी वेस्ट हो गया। अब क्या देखें, साइज देखें, साइज ऑफ कैटाइन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर कैटाइन का साइज इंक्रीज हो रहा है तो पोलराइजेशन कम होगा कि ज्यादा होगा, देख के बताइए नोट्स में। कम होगा। कम होगा। तो पोलराइजेशन डाउन द ग्रुप क्या हो गया, डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ कैटाइन। तो अगर पोलराइजेशन डिक्रीज हुआ तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, बोलिए। डिक्रीज होगा। डिक्रीज। तो आयनिक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। Increase. अब वाटर की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, आयनिक पे डिपेंड करती है, तो ये भी इंक्रीज हो गई। अब ईथर, ईथर क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो किस पे डिपेंड करेगा, कोवेलेंट पे। Covalent. तो कोवेलेंट डिक्रीज, तो ये भी डिक्रीज। समझा? Yes. Yes. यस सर। चलिए
हो गया? सर दूसरा क्वेश्चन दो मैं। अब की बार आपको करना है, आंसर जब मैं पूछूं तभी बताइएगा। पहले आप क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। हो गया? Yes. अच्छा, Yes. बताइए पोलराइजेशन क्या होगा डाउन द ग्रुप? Increase. Increase. रीजन? increase Increase in anion size. increase in size of an हाँ जी, ठीक है। अब पोलराइजेशन इंक्रीज तो कोवेलेंट इंक्रीज, और कोवेलेंट इंक्रीज तो आयन डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीज और सॉल्युबिलिटी इन increase
देखिए inert pair effect explain about the stability of oxidation. ये बताओ कैसे करना है जरा देख लीजिए एक बार फिर कॉपी। 3 का कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP1. It can be stable by using one electron or all three. ऐसे में दो पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर 3 और 1। तो जो नंबर बड़ा होगा उसका स्टेबिलिटी डिक्रीजेस एंड लोअर नंबर इंक्रीज करता है। अब आप एलिमेंट को सेट ऑफ 2 में ब्रेक कीजिए। जो सबसे ऊपर है उसके लिए 3 स्टेबल है, जो सबसे नीचे है उसके लिए 1 स्टेबल है, बीच वाले के लिए 3 and 1 बोथ बट 3 इज मोर देन। बोरॉन एल्युमिनियम के लिए 1 लीस्ट है और थैलियम के लिए 3 लीस्ट। ऐसे रीजन की वजह से थैलियम के सारे कंपाउंड्स +1 के ही बनते हैं और +1 ऑक्सीडेशन नंबर अल्कली मेटल्स का होता है। हम ये कहते हैं इट शोज सिमिलरिटी विद 1A, यानी सोडियम लाइक कंपाउंड बनाता है। ठीक है, सोडियम लाइक कंपाउंड मतलब सोडियम क्लोराइड NaCl, थैलियम क्लोराइड TnCl, सोडियम सल्फेट Na2SO4, थैलियम का सल्फेट Al2SO4। इसलिए इसको एक और नाम दिया गया डक बिल्ड प्लेटिपस ऑफ केमिस्ट्री। ये नाम क्यों पड़ा? तो आपने बायोलॉजी में शायद पढ़ा होगा कनेक्टिंग लिंक, दो अलग अलग फैमिली के कैरेक्टर शो करते हैं। इसी तरह थैलियम ग्रुप 3 का मेंबर होकर भी ग्रुप 1 का कैरेक्टर शो करता है। कैरी कॉपी। सर ये खाली पी ब्लॉक के लिए ही है? हाँ, सर वो डबल प्लेटिपस का फिर से मैंने सुना। हाँ, हेलो सर। क्या पूछ रहे हैं? सर वो डबल प्लेटिपस मतलब डबल प्लेटिपस ऑफ केमिस्ट्री एनिमल है जो दो डिफरेंट फैमिली के कैरेक्टर शो करता है। थैलियम भी वैसे ही है, इसीलिए बोल दिया उसको भी।
Done, sir. देखिए सेम चीज ग्रुप 4 के लिए भी एप्लीकेबल है। NH2 NP2 ये +4 और +2 दोनों शो कर सकता है, पर आपको आगे का ब्रेकडाउन वैसे ही दिखाना है। ऊपर वाले के लिए +4, नीचे वाले के लिए +2, बीच वाले के लिए 4 into बोथ। सबसे ऊपर वाला रेयरली 2 और नीचे वाला रेयरली 4। बस सेम एज द प्रीवियस। चलिए हो गया। डन सर। Yes, sir. देखिए एकदम फाइल भी, बस यहाँ पर एक ही चीज एक्स्ट्रा है कि नाइट्रोजन के अंदर एनोमेलिटी बहुत ज्यादा है। आप एक्सेप्शन बोल सकते हैं -3 2 +6 सारे परिस्थिति और यही है, पर इसके अलावा भी वो शो कर सकता है। इसका डिस्कशन हम पी ब्लॉक में करेंगे, कर लीजिए।
सर बाकी के 2 ग्रुप का भी सेम ही रहेगा सर? हाँ, ये कुछ तो कॉपी नहीं करिएगा कि इसमें डिफरेंसेस हैं, बीच में मैं गैप छोड़ूंगा। देखिए मैंने पूरा शॉर्टकट से आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना। एक्चुअल मेथड जो होता है उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन है, आपको रिपल्शन अट्रैक्शन बहुत सारी चीजें फैक्टर देखने हैं, पर ये ट्रिक आप समझ लीजिए सब पर लगे। ठीक है, देखिए बॉन्ड एंगल, सबसे पहला काम आपको अगर बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है तो हाइब्रिडाइजेशन देखिए, CO2 sp SO2 sp2 sp। अब स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन के sp 180 आपको लिखाया हुआ है, sp2 120 और ये 190 की 20। आपको पता चल रहा है किसमें ज्यादा है, ये हो गया, ये सबसे सिंपलेस्ट केस है। अब केस अगर ऐसा हो कि हाइब्रिडाइजेशन ही तीनों का सेम हो जाए, जैसे दिख रहा है आपको, ऑल आर sp3, तब कैसे कंपेयर करेंगे? तो रेफर टू लोन पेयर, लोन पेयर को एलपी लिखा, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। तो जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे, आपको याद हो ये हमने किया है, अमोनिया पे 1 वाटर पे 2, तो लोन पेयर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम हो गया। अब अगर लोन पेयर और हाइब्रिडाइजेशन दोनों सेम हो जाए, जैसे चीज आपको मैं दिखा रहा हूँ, इनमें लोन पेयर भी सब में सेम है, इस वाले में सब में 2-2 है, और सारे के सारे sp3 भी हैं। तो कैसे कंपेयर करें? तब आप क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम देखेंगे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल होगा। तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, फिर PH3 आता है, फिर SH3 आता है, हो गया। वाटर वाले केस में भी सेम ऑर्डर होंगे। अब प्रॉब्लम और बढ़ जाती है जब हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर और सेंट्रल एटम सब कुछ सेम हो जाए, तो कुछ तो अलग होगा, जैसे NF3 NCl3 NBr3 Ni। तो कोई बात नहीं, आपकी बात सेंट्रल एटम सेम है, सॉरी साइड एटम आप देखेंगे चेंज हो रहा है। हाइब्रिडाइजेशन सबका अभी भी sp3 है, सबके पास एक लोन पेयर है और सबका सेंटर एटम सेम है, लेकिन साइड एटम वेरी कर रहा है। तो अगर साइड एटम वेरी करता है तो बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, सबसे ज्यादा किसका हो गया। तो ये 4 फैक्टर इस सीक्वेंस में आप याद रखेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा।
हरी कॉपी गाइस कॉपी हो गया No, एक sir. Done, sir. हो गया सबका Yes, sir. ये चैप्टर अपना फिनिश हो गया है ये लास्ट पार्ट ही था ठीक है नेक्स्ट लेक्चर पे हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे फिजिकल का टॉपिक है ओके तो अभी आप लोग अपना मॉड्यूल ट्राई करना स्टार्ट कर दीजिए केमिकल बॉन्डिंग का और जैसे भी डाउट लेक्चर लगता है तो हम उसे डिस्कस करें ठीक है गाइस ठीक है सर। Okay, sir. ओके गाइस गुड बाय थैंक यू सर। बाय सर।
सर Thank लास्ट you, वाला sir. part थोड़ा सा कट